Hello everyone, my name is Rishpi Atal and I'm back with part 2 of chapter Cold War Era in NAM. In part 1, we had started with a brief introduction of how the rivalry between the two superpowers began. We had covered Cuban Missile Crisis, what was Cold War, and emergence of two power blocks. If you haven't watched it yet, please go and watch it first. Okay, so now we are going to start with the arenas of Cold War. डू यू रिमेंबर मैंने वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि प्रॉक्सी वॉर्स क्या होते हैं. वही होता है एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर. देखो, डायरेक्टली यूएस एंड सोवियत यूनियन के बीच में कभी भी वॉर नहीं हुआ था, पर इनडायरेक्टली हुआ था. कैसे? आई टेल यू. फर्स्ट पहले हम पढ़ते हैं. द टू सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन इन कोरिया, बर्लिन, द कॉन्गो एंड इन अदर सेवरल प्लेसेस. Areas where crises and wars occurred or threatened to occur between the alliance systems but did not cross certain limits. एक एक करके पढ़ेंगे. कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो एंड और जगहों पे कैसे ये इनडायरेक्टली वॉर हुआ था और कैसे हमारी दोनों सुपर पावर्स इसमें इन्वॉल्व थी. फर्स्ट कोरिया से स्टार्ट करते हैं. देखो, कोरिया जापान की कॉलोनी थी. When Japan lost in World War II, तो यूएसएसआर की आर्मी ने नॉर्थ कोरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था एंड यूएस की आर्मी ने साउथ कोरिया को, और ये दोनों रुके 38th पैरेलल पे. अब ये था कि नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म को मानता था एंड साउथ कोरिया वॉज प्रो वेस्टर्न. जब कोल्ड वॉर चालू हुआ था तो यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था एंड यूएस वाज बैकिंग साउथ कोरिया. अब क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया वॉर डिक्लेयर कर देता है साउथ कोरिया पर. इसमें हमारी सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और यूएन आर्मी इसमें पहली बार इन्वॉल्व होती है. पूरी टीम होती है कंट्रीज की जिसमें यूएस वाज डोमिनेटिंग विद 90%. पहली बार यूएन आर्मी इन्वॉल्व होती है किसी वॉर में एंड ऑब्वियसली यूएस तो डोमिनेट कर ही रहा था. 90% आर्मी यूएस की ही थी. अब इस वॉर में न्यूक्लियर वेपन यूज करने का सजेस्ट करते हैं डॉगलस, मेजर जनरल ऑफ यूएस आर्मी. डॉगलस एक मेजर जनरल होते हैं यूएस आर्मी के. तो ही वाज वेरी कीन टू यूज द न्यूक्लियर वेपन. ठीक है, ऐसा एक क्रिएट हो गई थी सिचुएशन, तो इनको तो भाई वापस बुला लिया गया था ऑर्डर देके कि तुम तो वापस आ जाओ. तो अब एक चीज देखो, उस टाइम पे इतनी टेंशन होती थी कि अगर एक गलत डिसीजन ले लिया होता तो सोचो क्या होता. तो यही सब अवॉइड करने के लिए बाद में सुपर पावर्स ने ये डिसाइड किया कि आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन की थी कि ऐसा फ्यूचर में ना हो. हम अभी आगे पढ़ेंगे. पहले चलो नेक्स्ट देखते हैं बर्लिन. देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के अंडर में था और वेस्ट जर्मनी वॉज कंट्रोल्ड बाय यूके, यूएस एंड फ्रांस, मेनली यूएस. वैसे ही बर्लिन थी जर्मनी की कैपिटल, उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था. वेस्ट बर्लिन यूएस के पास थी एंड ईस्ट बर्लिन हमारी सोवियत के पास थी. तो भैया यूएसएसआर चाहता था कि यूएस वेस्ट बर्लिन को छोड़ दे, पर वो क्यों छोड़े? ऊपर से लोग माइग्रेट भी कर रहे थे ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में, तो यहाँ भी वॉर हुआ दोनों के बीच में और यूएसएसआर ने वहां पे वॉल बनवा दी जिससे वो इसका पता लगा सके कि मतलब माइग्रेशन पे, और उसने वॉल बनवा दी. ठीक है, एंड इस वॉल का नाम था बर्लिन वॉल. जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है तब ये वॉल को तोड़ दिया गया था एंड यूनिफिकेशन हो गया था जर्मनी का. ये हम सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे जब हमारा कम्युनिज्म का कोलैप्स हो जाता है एंड ये यूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का. ठीक है, नेक्स्ट था हमारा कॉन्गो. कॉन्गो भी फ्रांस एंड बेल्जियम की कॉलोनी थी. इसमें भी हमारी सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं. ये हर जगह इन्वॉल्व हो जाते थे क्योंकि इनको अपना प्रदर्शन करना होता था कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, नेक्स्ट एक वियतनाम में भी वॉर हुआ था. ये तो बड़ा ही खतरनाक वॉर हुआ था. इस पर इतनी मूवीज हैं, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो देखना कभी और पढ़ना इसके बारे में. वियतनाम में जो वॉर हुआ था उसमें पहली बार केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स का भी यूज हुआ था एंड उसके बाद यूएन ने वो चीज बैन भी कर दी थी क्योंकि इट वाज नॉट राइट. वियतनाम में भी सेम सिचुएशन थी जैसे कोरिया में थी. वियतनाम में नॉर्थ वियतनाम यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था क्योंकि कम्युनिज्म, और जो साउथ वियतनाम था उसको यूएस सपोर्ट कर रहा था.
इस वॉर में पहली बार मैंने भी बताया कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज हुआ था। दूसरी क्या चीज हुई थी, यूएस की जो आर्मी थी ना, उसने अंडर एस्टिमेट कर लिया था वियतनाम को। जो जोग्राफिकल वहाँ पे कंडीशंस थी ना, उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया था। आपकी बुक में एक कार्टून है जिसमें दिखाया गया एक इंसेक्ट है प्लेट में, तो बेसिकली इट मीन्स कि उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया गया था कि ये तो एक इजी कैच है, यहाँ पे भी हम जीत जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और पहली बार एक्चुअली ये एक यूएस की डिफीट थी, वहाँ पे नहीं जीता था यूएस। एंड एक और चीज हुई थी, यूएस कंट्री में ही जो लोग थे वो ही अगेंस्ट हो गए थे इस वॉर के। दे टुक द एंटी वॉर सेंटिमेंट। उनको ये था कि भाई हम क्यों लड़ रहे हैं, लाइक वियतनाम से हम लोगों की क्या दुश्मनी है एंड हमें क्या इससे फायदा होगा। हमारे सोल्जर्स जो यूएस कंट्री के सोल्जर्स हैं वो क्यों वियतनाम में दूसरे लोगों की जान दे रहे हैं जब हमारी कोई दुश्मनी ही नहीं है, एंड हमें इससे क्या फायदा होगा। इस वजह से ही ये वॉर भी ये एक मेजर रीजन था कि इसमें यूएस की डिफीट हुई थी। ठीक है, देखो अब एक और चीज, sometimes countries outside the two blocks, for example the non-aligned countries, played a role in reducing Cold War conflicts. Jawaharlal Nehru, one of the key leaders of the NAM, played a crucial role in mediating between the two Koreas. देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे स्कूल में होता है ना, दो गैंग्स होती है, उनका हमेशा पंगा रहता है एंड और कुछ बच्चे हमेशा होते हैं, लाइक हमेशा आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बोलते हैं भाई कॉम्प्रो कर लो, है ना। उसी तरह से हमारी नाम कंट्रीज थी एंड जवाहरलाल नेहरू ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था ये जो कोरियन वॉर हुआ था इसके अंदर दोनों सुपर पावर्स के बीच में नेगोशिएशन के लिए। तो ऐसे ही जो हमारी नाम कंट्रीज थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जो फॉलो करती थी, वो इस तरह से इन्वॉल्व थी वॉर में। ठीक है, इस तरह से वो हेल्प करती थी कि एक बैलेंस बना रहे और एक न्यूक्लियर वॉर ना हो। नेक्स्ट इज आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। मैंने बताया था शुरू में ही कि कैसे जब कोरियन वॉर हुआ था तो डॉगलस कैसे ही वॉज वेरी कीन टू यूज द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो इतनी ज्यादा टेंशंस क्रिएट हो गई थी, तो इतनी जगह वॉर हो गए थे, तो न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, तो इसी को अवॉइड करने के लिए दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि लेट्स सिट टुगेदर एंड ये चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ ट्रीटीज को साइन करते हैं कि फ्यूचर में किसी एक्सीडेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं वॉर ना हो जाए। कौन कौन सी ट्रीटीज साइन हुई थी? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में, जो न्यूक्लियर वेपन्स होता है ना उनको समय समय पे टेस्ट करना पड़ता है, तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी साइन हुई थी कि कुछ रूल्स बना दिए थे कि आप कहाँ कहाँ टेस्ट कर सकते हो वेपन्स को। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, ये क्या था? इसमें ये था कि जिन कंट्रीज 1968 तक जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, सिर्फ वही कंट्रीज उन्हें रख सकती थी और उसके बाद कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता था। ये इस पे बहुत एक वो हुआ था, जैसे इंडिया ने पहले इसको साइन कर दिया था लेकिन बाद में उसने इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, इसको डिस्क्रिमिनेटरी कहा, एंड जो कि सही भी था। सबने आई थिंक पोखरण मूवी देखी ही होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे हमने पढ़ा था ना रिलेशनशिप ऑफ डेटरेंस, इसी तरह इंडिया ने भी एक इसको यूज करके कहा वर्ड डेटरेंस को कि हम न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बनाना चाहते हैं। हमारा इंडिया का ये कहना था कि तुम लोगों ने तो बना लिए, अब अगर फ्यूचर में हमारा कभी वॉर हो जाता है, जैसे पाकिस्तान से वॉर हो जाता है, तो हम तो तुम पे डिपेंडेंट रहेंगे ना। एक तुमने वेपन्स बना लिए, बाकियों को मना कर दिया, तो अगर वॉर हो गया फ्यूचर में तो हम तो इन पे डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे पाकिस्तान की अगर चाइना ने हेल्प कर दी तो इससे हमारा नुकसान होगा ना, लेकिन अगर हम भी वेपन्स बना लेते हैं तो हम पे भी कोई ऐसे ही अटैक नहीं कर सकता। तो यहीं पे इस चीज को भी समझो डेटरेंस कैसे यूज हुआ है कि हमारे पास भी वेपन्स है, आज पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ऐसे ही तो कभी वॉर नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ये हुआ था एंड इंडिया ने नहीं माना था, और जैसे इंडिया जो करता है पाकिस्तान भी वही करता है। तो इंडिया, पाकिस्तान एंड वन मोर कंट्री, यस, नॉर्थ कोरिया, ये तीनों ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया था, इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था बाद में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी
ये एक और ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। चलो, let's study now NAM, non-aligned movement. The non-aligned movement NAM gave the newly independent decolonized countries of Asia, Africa, Latin America a way of staying out of the alliances. फाउंडर्स कौन थे नाम के? नाम के फाउंडर्स थे ये 5 लोग: जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, गैमिल अब्देल इजिप्ट, सुकर्नो इंडोनेशिया एंड क्वामे नक्रुमा घाना से। ये 5 मेंबर्स थे हमारे नाम के फाउंडर्स। अब देखो, ये जो नाम था ना, ये धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि बहुत पहले तो इसके ये 5 मेंबर्स थे, ठीक है। उसके बाद बहुत नए मेंबर्स इसके साथ जुड़ने लग गए थे। इट बिकेम चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी मतलब क्या होता है? वर्ल्ड के 2 पोल्स थे, 2 सुपर पावर्स, यूएस एंड यूएसएसआर। तो ये एक चैलेंज बन गया था उनके लिए। कैसे बन गया था? अब नाम क्या था? नाम था एक ऐसा मूवमेंट जिसके ये प्रिंसिपल था कि वो किसी भी अलायंस के साथ नहीं है। वो कंट्री जो नाम के साथ थी वो ना ही यूएस के साथ थी ना ही यूएसएसआर के साथ थी। कि वो कंट्रीज थी जो अभी अभी डीकोलोनाइज हुई थी एंड यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स थी, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी थी, कि ये वो कंट्रीज थी ये किसी भी और कंट्री के साथ जुड़कर उनको नहीं रिप्रेजेंट करना चाहती थी, ये अपना खुद का स्टैंड लेना चाहती थी। तो ये चीज बहुत एक वो हो गया, लाइक बहुत ज्यादा ही इसके मेंबर्स जुड़ने लगे, काफी इसका इतना बड़ा हो गया कि इस पे फिर क्वेश्चंस उठने लगे कि तुम हो क्या, तुम अपने आप को एक्सप्लेन तो करो, कि मेंबर्स तो तुम्हारे भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं, तो तुम बेसिकली हो क्या। अब नाम को डिफाइन करना ज्यादा इजी ऐसे था कि क्या वो नहीं था, मतलब नाम की नेगेटिव डेफिनेशन हो गई। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉ की नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है, आई थिंक आर्टिकल 12 या आर्टिकल 13 है वो, हाँ। तो ये नेगेटिव डेफिनेशन हो गई कि हम क्या नहीं है। हम इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम क्या हैं, बट हम ये बता सकते हैं कि हम क्या नहीं है। और नाम क्या नहीं था? नाम को आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी नहीं माना जा सकता था। क्यों? क्योंकि आइसोलेशनिज्म क्या होता है? इट मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। एग्जाम्पल, फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787। एंड न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस करने वाले किसी भी तरह से वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इट मीन्स स्टेइंग आउट ऑफ द वॉर। बट नॉन अलाइन कंट्रीज तो इन्वॉल्व थी। कैसे इन्वॉल्व थी? फ्रॉम प्रिवेंटिंग वॉर टू हैपन एंड टू सॉफ्टन द राइवलरी बिटवीन द 2 सुपर पावर्स। एग्जाम्पल, इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल बाय मीडिएटिंग बिटवीन द कोरियन वॉर, है ना। तो ऐसे आई होप आप लोगों को नाम अच्छे से समझ आ गया होगा कि इनका एक प्रिंसिपल था कि हम किसी भी अलायंस के साथ नहीं है, हम लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं, हम आइसोलेट नहीं हुए हैं वर्ल्ड से, या फिर हम न्यूट्रल नहीं है, हम वॉर में इन्वॉल्व हैं। कैसे हैं? हम प्रिवेंट कर रहे हैं वॉर होने से, हम नेगोशिएशंस में। एंड जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने कैसे कितना क्रूशियल रोल निभाया जब कोरियन वॉर हुआ था, ठीक है। अब जितनी भी हमारी नॉन अलाइन कंट्रीज थी, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कि ये सारी गरीब कंट्रीज थी। अब भाई देखो, ये अभी अभी तो इंडिपेंडेंट हुए हैं, ठीक है। कॉलोनियल पावर्स ने रिसोर्सेज, इकोनॉमी सब एक्सप्लॉइट कर दिया था इनका। इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, क्या कंडीशन थी उस टाइम? देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड सो मच मोर। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में थी इंडिया भी। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में ही ये जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी इसको कैटेगराइज कर दिया गया था। ये गरीब थी, ये ही इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था, इनको अपने देश के लोगों को पॉवर्टी से बाहर लेके आना था। तो अब ऐसे तो इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई थी ना, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो जरूरी है, वरना फाइनेंशियली हमेशा ही डेवलप कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता। इसी रियलाइजेशन से ये एक आइडिया ओरिजिनेट हुआ। क्या आइडिया ओरिजिनेट हुआ? एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे। थ्रू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये प्रपोजल रखा गया डेवलपिंग कंट्रीज के थ्रू
कि हमारे लिए कुछ रिफॉर्म्स लेके आओ। क्या रिफॉर्म्स थे? अब जो उन्होंने प्रपोजल्स रखे थे ना, इसी से रिपोर्ट निकली थी 1972 में, टुवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या क्या रिफॉर्म्स थे अब हम वो देखते हैं। Number 1, give LDCs control over their natural resources exploited by the developed Western countries। जो LDCs हैं उनको कंट्रोल दो उनके खुद के कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज पे जो एक्सप्लॉइट कर दिए हैं कॉलोनियल पावर्स ने। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट द LDCs कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स। उनके लिए वेस्टर्न मार्केट्स को ओपन करो ताकि ट्रेड हो एंड उनको एक्सेस मिले एंड वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। प्रोवाइड LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे हमारे रिफॉर्म्स थे, पर क्या हुआ था, ये धीरे धीरे ये सब फेड हो गया एंड ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब हमें ये रिलेशन पढ़ना है कि इंडिया पे क्या इस कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट था, कैसे इंडिया इन्वॉल्व था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। एज अ लीडर ऑफ NAM, India's response to the ongoing Cold War was twofold. At one level, it took particular care in staying away from the two alliances. Second, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances. पहली चीज, इंडिया के जो रिस्पॉन्स था वो टूफोल्ड था। एक तो उसने खुद का ध्यान रखा कि वो दोनों अलायंसेस से दूर रहे। दूसरी चीज, उन्होंने दूसरों के लिए भी आवाज उठाई, क्योंकि जो दूसरी नई डिकॉलोनाइज कंट्रीज थी उनके लिए भी आवाज उठाई कि तुम इन अलायंसेस को ज्वाइन मत करो, तुम नाम के पार्ट बनो, इसको ज्वाइन करो एंड अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉलो करो। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया, सेकेंड पॉइंट पढ़ रही हूँ अब मैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द अलायंसेस। अब एक तरफ से तो उसने, जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा, एक तरफ से तो उसने पूरा ध्यान रखा कि वो खुद भी इन्वॉल्व ना हो अलायंसेस के साथ, ना ही दूसरी कंट्रीज जो अभी अभी आज़ाद हुई हैं उनको इन्वॉल्व होने दे। लेकिन दूसरी ही तरह वो इन्वॉल्व भी था वॉर में। कैसे इन्वॉल्व था? वो प्रिवेंट कर रहा था कि वॉर ना हो और इनके जो सुपर पावर्स के डिफरेंसेस हैं वो कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से टूफोल्ड उसका रिस्पॉन्स था कोल्ड वॉर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। A non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways. First, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interest rather than the interest of the superpowers and their allies. बिल्कुल सही। जो नॉन अलाइनमेंट था उसने इंडिया को किस तरीके से फायदा किया है वो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला ये लिखा है कि इंडिया अपनी खुद की आवाज था, वो अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले पाया। ऐसा नहीं था वो अगर वो किसी अलायंस के साथ जुड़ जाता तो वो उनके फायदे के हिसाब से चलता ना। मतलब अगर वो या तो वो यूएस के साथ होता या यूएसएसआर के साथ होता तो उसको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं था, हम इंडिपेंडेंट थे, हम सोवरेन थे, हम पे किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था। हमने वो किया जो हमारे लिए अच्छा था, ना कि किसी और अलायंस के लिए अच्छा था, जो सुपर पावर्स के लिए अच्छा था हमने वो नहीं किया। तो ऐसे इंडिया को सर्व किया हमारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने। सेकेंड, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द other. If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for granted. इंडिया ने बहुत अच्छे से ही इसको अपने फायदे के लिए यूज किया। उसके दोनों के साथ ही रिलेशंस अच्छे थे, दोनों कंट्रीज के साथ, यूएस हो या यूएसएसआर हो, वो किसी के साथ भी अलायंस में नहीं था, तो वो दोनों को यूज कर सकता था, बैलेंस कर सकता था कि अगर यूएस के साथ काम है तो उससे निकलवा लिया, अगर उससे रिलेशन खराब हो रहे हैं तो वो यूएसएसआर के पास जाकर अपना काम करवा सकता था। वो ऐसा नहीं था कि दोनों ही, मतलब इंडिया को कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता था। अब
किसी चीज़ का हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं, तो अब इसके क्रिटिसिज्म भी ज़रूर होंगे, है ना। इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया था कि पहली चीज़ तो ये जो नाम है ये अनप्रिंसिपल्ड है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे छुपकर इंडिया ने कोई इंटरनेशनल इशू पे कोई एक स्टैंड नहीं लिया, ऐसा कहा गया था। एंड सेकेंड चीज़ ये कही गई थी कि इंडिया के जो एक्शंस थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे। ऐसे तो वो किसी अलायंस के साथ नहीं था और वो दूसरों को भी रोकता था, लेकिन उसने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, 20 इयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी। इस पर इंडिया का यही जवाब था कि उसने यूएसएसआर के साथ जब वो ट्रीटी साइन की थी तो वो इसलिए की थी क्योंकि उस टाइम हम वॉर में थे पाकिस्तान के साथ, जब हमारा वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, तो वो ज़रूरी था वो उस टाइम करना, क्योंकि पाकिस्तान को उस टाइम सपोर्ट कर रहे थे चाइना एंड यूएस। तो अगर इंडिया उस टाइम यूएसएसआर का साथ नहीं लेता तो रिस्क हो जाता, इसीलिए इंडिया ने वो ट्रीटी साइन की थी। लेकिन वो ट्रीटी साइन करने के बावजूद भी उसके जो रिलेशंस थे वो यूएस के साथ कभी खराब नहीं हुए थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक अलायंस का पार्ट हो गया था, वो वॉर्सो पैक्ट का पार्ट हो गया था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इंडिया नाम को ही फॉलो करता था। एंड यस, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया हो एंड आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। अगर कुछ रह गया हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। Also, don't forget to check the link I have provided in the description box. मैंने पूरे चैप्टर के डिटेल नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप वहाँ पे से जाकर उसे ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिटेल नोट्स हैं, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ टेल मी कैसा लगा आपको, एंड अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।